सो आवर टुडेज टॉपिक विल लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि पार्लियामेंट जो है अनुच्छेद 79 में ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के 3 अंग हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट साहब। तो राज्यसभा हमने ऑलरेडी कर लिया था पुराने क्लासों में। आज हम लोग का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो होगा लोकसभा। लोकसभा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सबसे पहले तो आप लोग जहां भी नोट्स बना रहे हैं वहां पे हेडिंग डाल लीजिएगा, लोकसभा। लोकसभा, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। नाउ सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताएंगे राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चयनित होते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से? डायरेक्ट इलेक्शन होता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा में? राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं? सो सर, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा चयनित नहीं होते हैं। आई रिपीट, इनडायरेक्टली मतलब सर राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चयनित नहीं होते हैं। ठीक है, परंतु लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। इज इट ओके? ऐसे लिख देता हूं। ठीक है सर, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं दे आर डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से ये इलेक्टेड होते हैं, चयनित किए जाते हैं लोगों के द्वारा। मतलब आप और हम, आप लोगों में से किसी न किसी को तो ये मौका मिला ही होगा। ऑलमोस्ट आप लोग में से कभी ना कभी सुना होगा कि अरे लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। तो लोकसभा का इलेक्शन में कौन हिस्सा लेता है? आप लोग हिस्सा नहीं लेते हैं क्या? आपके, चलो आज तक मे भी हो सकता है कि आप लोग में से अभी तक किसी ने लोकसभा के इलेक्शन में वोटिंग नहीं किया होगा, परंतु आपके घर वाले तो करते हैं ना। अरे चचा जाते हैं, अरे आज इस यहाँ पे बटन दबाइए, वहां पे बटन दबाइए, तो बटन दबा के आते हैं ना हम लोग। तो लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, डायरेक्टली होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और क्योंकि लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब लोकसभा के जो मेंबर हैं, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं किसके द्वारा? वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं। लोग उन्हें खुद से चुनते हैं। एंड दैट्स वाई लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। हाउस ऑफ पीपल्स भी कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाउस ऑफ पीपल क्यों कहते हैं? क्योंकि सर लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, इसीलिए इसको लोगों का सदन कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? कैन यू गाइस टेल मी राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को किसी दूसरे नाम से बुलाया जाता है ना? किस नाम से बुलाया जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इज इट? हम लोग क्या हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं क्या? सर काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। मैं राज्यसभा के बारे में बात कर रहा हूँ। राज्यसभा जो है उसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर वॉइस ऑफ स्टेट बोलते हैं। ठीक है, परंतु लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। एंड इसको हम लोग लोअर हाउस भी बोलते हैं। इसको हम लोग लोअर हाउस भी बोलते हैं, निम्न सदन। इसको हम लोग निम्न सदन बोलते हैं, लोअर हाउस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल नाउ? ठीक है, मतलब सर इफ आई वांट टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा तो मुझे क्या होना, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं, उस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा।
आई मीन इलेक्शन में खड़ा होने के लिए कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं, उस क्राइटेरियाज को फॉलो करना पड़ेगा इलेक्शन में खड़ा होने के लिए। और जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ और लोगों के द्वारा ये मैंडेट आता है, ये जनादेश आता है कि हाँ ये जो बंदा है ये हमारे द्वारा चुना जा रहा है, तो मैं चला जाऊंगा सर पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में मैं लोकसभा का मेंबर बन जाऊंगा। आई विल बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई विल बी अ एमपी देन। ठीक है, तो मतलब आप लोगों में से किसी को भी एमपी बनना है तो आप बन सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है सर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का टेन्योर कितना है, लोकसभा का टेन्योर कितना है ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ लीजिए, आप ही लोग पढ़ लीजिए। तो आप लोग पहले मुझे बताएंगे राज्यसभा का कितना टेन्योर है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा, व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा। बस फंस गए सर, बस हो गया, निकल गया हवा, 6 साल बोल दिया आपने। सर राज्यसभा इज अ हाउस विच इज अ परमानेंट हाउस, it never dissolves. So how can you say 6 year is the term of Rajya Sabha? मिनिमम 6 ईयर इज इट, कहीं बताया मैंने कि मिनिमम 6 ईयर होगा। बाकी लोग व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा। सर जिस दिन पढ़ा रहा था ना उस दिन में यही चीज बोला था कि इट इज अ परमानेंट हाउस एंड इट इज वर्किंग फॉर इनडेफिनेट टाइम, इन्फिनाइट टाइम, ओके। वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर, तब आप बोलेंगे 6 साल। राज्यसभा का कोई टर्म नहीं है सर, इट इज अ परमानेंट हाउस, वो हमेशा चलते रहेगा, वो कभी भंग नहीं हो सकता, वो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता। सो व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा, तो याद रखिएगा लोकसभा का जो टेन्योर है वो है 5 साल, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स है सर। लोकसभा का जो टेन्योर है ना वो 5 साल है। मतलब 5 साल में लोकसभा जो है ना वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। समझ में आया? मतलब फॉर एग्जाम्पल आज कितना 12 तारीख है ना, 12 दिसंबर 2022 को अगर लोकसभा का पहला मीटिंग हो रहा है, लोकसभा का आज पहला दिन है, तो आज से 5 साल बाद ये वाला जो लोकसभा है वो भंग हो जाएगा, वो डिसॉल्व कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, 5 साल बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये एक तरीका है लोकसभा का टेन्योर बताने का। तो दूसरा क्या तरीका है, मान लीजिए सर जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी जो है वो मेजोरिटी लूज कर देता है, पार्टी लूजेस मेजोरिटी। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक पार्टी है जिसका नाम है XYZ पार्टी। मैं XYZ पार्टी मैंने लोकसभा के इलेक्शन लड़ा, पर मेरे पास ना उतना सीट नहीं था, तो मैंने क्या किया, गठबंधन बना लिया, मैंने एलियंस बना लिया, बहुत डिफरेंट डिफरेंट अदर पॉलिटिकल पार्टी से मैंने एलियंस बना लिया। अब मैं तो चला गया लोकसभा में एकदम, कह रहे चलो अब तो 5 साल मस्त जीऊंगा मैं एकदम हेब्बी टाइप से, ठीक है, हेब्बी ड्राइवर एकदम एंजॉय करूंगा मैं 5 साल। परंतु क्या हुआ बीच में ही, जिससे मैंने गठबंधन किया था वो लोग बोले नहीं, अब तो तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं हम लोग, अब तो बस खत्म हो गया, ये रिश्ता खत्म हो गया, तो अब तो नहीं रहना है आपके साथ, ठीक है। तो वो लोग मेरे को छोड़ के चले गए। अब देखो मेरे पास सीट कम था, मेजोरिटी पाने के लिए मैंने उन लोगों के साथ गठबंधन किया था, अब वो लोग मुझे छोड़ गए, तो मेरा मेजोरिटी तो खत्म हो गया ना, बहुमत तो खत्म हो गया ना सदन में। दैट मीन्स व्हाट, क्या मैं रूलिंग पार्टी रहूंगा क्या सदन में, अब नहीं रहूंगा। तो मेरा जैसे ही मेजोरिटी खत्म हो गया ना, उस वक्त भी चांसेस होता है लोकसभा का भंग हो जाने का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो द नेक्स्ट थिंग सर, मान लो आपातकाल का स्थिति है, आपातकाल, इमरजेंसी, मान लो कि आपातकाल का स्थिति है, तो आपातकाल की स्थिति में कितना वर्ष का टेन्योर होता है लोकसभा का। फॉर एग्जाम्पल give me 1 minute. Yeah, so I think you can hear me.
सो मैंने क्या बोला कि अगर आपातकाल का स्थिति आ गया, अगर इमरजेंसी का स्थिति आ गया, ठीक है, इमरजेंसी का स्थिति आ गया, तो इमरजेंसी की स्थिति में क्या होगा? इमरजेंसी की स्थिति में इमरजेंसी की स्थिति में लोकसभा का क्या टर्म हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल सोचो, इमेजिन करो कि आज है 2022, ठीक है, अभी हम लोग 2022 में हैं, और इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, मतलब एकदम घुस मत जाना मेरे अंदर कि आपने ऐसा बोल क्यों दिया। तो 2022 में आज पहले दिन मेरा जो पार्टी था, आज मेरे पार्टी का पहला सेशन था लोकसभा में, पहला दिन था, ठीक है। मतलब लोकसभा जो है वो 2022 में स्टार्ट हुआ, तो खत्म कब होना चाहिए आइडियली? आप लोग बताओ, 2022 में अगर लोकसभा स्टार्ट हुआ, लोकसभा का सदन जो है 2022 में स्टार्ट हुआ, तो खत्म कब होगा? 2027 में आइडियली होना चाहिए। पर इमेजिन कीजिए कि 2027 में जब लोकसभा का जो टेन्योर था वो खत्म होने वाला था, उस वक्त भारत में, मतलब हमारे देश में, कभी भगवान करके ऐसा हो ना, पर उस वक्त लेट इट बी कि इमरजेंसी लग गया, लेट इट बी कि आपातकाल का स्थिति लग गया, तो क्या उस वक्त लोकसभा का जो सदन है, जो जो सेशन चल रहा है लोकसभा में, जो रूलिंग पार्टी है, क्या लोकसभा को उस वक्त डिसॉल्व कर दिया जाएगा? क्या लोकसभा को उसको उस वक्त भंग कर दिया जाएगा? तो सर नहीं किया जाएगा, ठीक है। सर उस वक्त जो टेन्योर होता है ना लोकसभा का, उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा 1 साल के लिए, एक्सटेंड कर दिया जाएगा 1 साल के लिए। समझ में आप लोगों को? लेट इट बी कि 2028 में भी इमरजेंसी कंटिन्यू रहा, तो सर इलेक्शन तो हो नहीं पाएगा, तो लोकसभा को भंग करके करेंगे क्या? फिर से लोकसभा को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि इमरजेंसी के वक्त लोकसभा को हम लोग कितने सालों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं? बताएंगे क्या आप लोग? इमरजेंसी के वक्त लोकसभा को हम लोग कितने सालों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं? तो साहब 1 साल के लिए कर सकते हैं। 1 ईयर एट अ टाइम, एक वक्त पे 1 साल के लिए कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? चलो नाइस। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द टर्म ऑफ लोकसभा मेंबर, लोकसभा के मेंबर का टर्म कितना होता है, टेन्योर कितना होता है? तो सर 5 ईयर्स होता है, 5 साल होता है, ठीक है। लोकसभा के जो मेंबर का टर्म होता है वो 5 साल होता है, मतलब सेम एज द टर्म ऑफ और सेम एज द टेन्योर ऑफ द लोकसभा। जितना सदन का टेन्योर होगा ना, उतना ही लोकसभा के मेंबर का भी टेन्योर होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो, नाउ व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 25 साल, ठीक है, 25 साल। तो आप लोग में से जो जो 25 साल के हैं भैया, अगले बार इलेक्शन में खड़ा हो जाइएगा, ठीक है। आई एम नॉट, मैं 25 साल का नहीं हूँ अभी, तो मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, ठीक है। तो लोकसभा का मेंबर जो है ना, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए यू शुड अटेन एन एज ऑफ 25। ओके, यू शुड अटेन एन एज ऑफ 25। ओके सर, the minimum age to become for becoming the member of Lok Sabha is 25. And what is the minimum age of becoming the member of Rajya Sabha? Can you guys tell me? 30, ठीक है, ठीक है सर। चलो नाइस। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? कितने मेंबर्स लोकसभा में हो सकते हैं? सो द आंसर इज 552। द आंसर इज 552 मेंबर्स जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। 552 मेंबर्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा का। सर कैसे 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 बोल सकते हैं आप? तो 530 मेंबर प्लस 20 मेंबर प्लस 2 मेंबर, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बोला कि 530 मेंबर्स जो हैं, 530 सीट जो है ना, वो इलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होता है। मतलब फॉर 530 सीट जो हैं वो अवेलेबल होता है इलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए, जो कि स्टेट्स से, राज्यों से चुने जा रहे हैं ना, उन लोग के लिए 530 सीट है, ठीक है। मतलब हमारे देश में जितने राज्य हैं,
कितने राज्य हैं हमारे देश में? 20 है क्या? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन आवर कंट्री एंड हाउ मेनी यूटीज आर देयर? कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7 है कि 8 है? बाकी लोग कहाँ हैं आप लोग? तो सर स्टेट से जो स्टेट से 29 स्टेट्स हैं, इज इट? देखो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन चल रहा है हमारा। कौन कौन श्योर है कि 28 स्टेट्स है? कौन कौन श्योर है कि 28 स्टेट्स है? सर 28 ही स्टेट्स है, ठीक है, स्टेट्स 28 हैं। तो हमारे जो 28 स्टेट्स हैं, तो उन 28 स्टेट्स में से मैक्सिमम कितने लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं? 530, ठीक है। मतलब 530 मेंबर्स जो हैं ये डायरेक्ट इलेक्शन से लिए जाते हैं। कहां से? स्टेट से, राज्यों से डायरेक्टली इलेक्टेड आते हैं। ये जो 20 मेंबर दिख रहे हैं ना आपको, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम यूटी, यूनियन टेरिटरी, यूनियन केंद्र शासित प्रदेशों से डायरेक्टली इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं उनकी मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है, ठीक है। और ये जो दो मेंबर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा मेरे वर्ड्स को, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ, एंग्लो इंडियन का मतलब समझ में आता है आप लोग को? एंग्लो इंडियन किस किस को नहीं समझ में आता है? तो सुनिएगा एंग्लो इंडियन मतलब होता क्या है। एंग्लो इंडियन मतलब होता क्या है? सिंपल सा चीज है। भारत में ब्रिटिशर्स ने भारत में ब्रिटिश लोगों ने शासन किया, ठीक है। दे हैड रूल्ड हियर फॉर मेनी इयर्स। नाउ जब भारत आजाद हुआ तो बहुत सारे जो यूरोपियन लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो लोग भारत छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। वो लोग चाहते थे कि भैया, अब ऑब्वियस सी बात है ना, आप सोचो ना, जो बंदा यहाँ पे उतने सालों से है, 100-200 साल से है, वो क्या सोचेगा? मतलब उसके उसके पूर्वज यहाँ पे 100-200 साल से जी रहे थे। तो जब भारत आजाद हुआ तो वो लोग भी चूज किए कि नहीं, हम लोग यहीं पे रहना चाहते हैं, हम लोग नहीं जाना चाहते हैं वापस ब्रिटेन, हम लोग नहीं जाना चाहते हैं वापस यूरोप, ठीक है। तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स जो थे, बहुत सारे यूरोपियंस जो थे, दे हैव डिसाइडेड टू स्टे बैक इन इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। अब ऑब्वियस सी बात सोचो, जो यूरोपियन भारत में रह गए, जो ब्रिटिशर्स ये भारत में रह गए, अब सोचो ना, आपको नहीं लगता वो लोग माइनॉरिटी जैसा बिहेव करेंगे? क्योंकि मैक्सिमम ब्रिटिशर्स तो वापस चले गए ना। तो जो ब्रिटिशर्स भारत में रुक गए स्वतंत्रता के बाद भी, तो वो लोग तो अब माइनॉरिटी हो जाएंगे। और माइनॉरिटी का सुरक्षा करना हमारे देश का प्रथम, मतलब इट इज द ड्यूटी ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो वो लोग जो भारत में रुक गए, वो ब्रिटिशर्स, वो यूरोपियन जो भारत में रुक गए आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वैसे लोगों को हम लोग बोलते हैं एंग्लो इंडियंस, ठीक है। एंग्लो इंडियंस मतलब सर, एंग्लो इंडियंस जो है वो माइनॉरिटी में आ गया भारत में, ठीक है। एंड दैट्स वाई एंग्लो इंडियन के कम्युनिटी को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए, थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, हम लोग इसको कहीं कहीं थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं कि जाओ भैया जाओ, वहां पे सीट ले लो, जाओ कोई बात नहीं, देख लो, जाओ जाओ सीट ले लो। हम लोग थोड़ा उसको रिजर्वेशन टाइप से भी प्रोवाइड करते हैं। तो लोकसभा में भी रिजर्वेशन था सर एंग्लो इंडियन का। ये जो दो सीट्स देख रहे हैं ना, ये जो दो सीट्स देख रहे हैं ना, दीज टू सीट्स वेयर रिजर्व्ड फॉर एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस के लिए अवेलेबल था, सिर्फ और सिर्फ एंग्लो इंडियंस के लिए। लेकिन सर कौन कौन भरेगा इन दो सीट को? तो ध्यान से सुनिएगा, प्रेसिडेंट साहब को, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रेसिडेंट साहब को ये फील होता है कि राज्यसभा में जो एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन है वो कम है, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, अगर प्रेसिडेंट साहब को ये फील हो कि राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है एंग्लो इंडियंस का वो कम है, तो वो अपने मुताबिक, अपने मन से दो एंग्लो इंडियंस को लोकसभा का मेंबर बना सकते हैं, अगर उनका मन करे तो। मतलब सर अगर उनका मन नहीं करे, अगर उनको लगे कि नहीं जरूरत नहीं है, तो वो नहीं भी कर सकते हैं, बिल्कुल,
I'm repeating my words again. If the president thinks, if the president finds that the representation of Anglo-Indians is not proper in the Lok Sabha, then he can nominate or he may nominate, ठीक है, he may nominate 2 person as the member of Lok Sabha. मतलब प्रेसिडेंट साहब बाध्य नहीं है कि उनको 2 गो करना ही पड़ेगा. अगर उनको फील हो रहा है कि एंग्लो इंडियन का जो सदस्यता है, रिप्रेजेंटेशन है, वो कम है सदन में, तो वो 2 सदस्य को ऐड कर सकते हैं, अन्यथा उनका मर्जी. अगर उनको लगे तो करेंगे, नहीं लगा तो नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये तो जो सीट है, ये जो 2 सीट्स हैं, दीज 2 सीट्स आर अवेलेबल फॉर ओनली एंग्लो इंडियंस. परंतु एक चीज हुआ, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020, 104वां संशोधन 2020 में इस प्रावधान को हमने संशोधन कर दिया, हमने इस चीज को हटा दिया. अभी करेंटली प्रेसिडेंट साहब को 20 जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हैं फ्रॉम यूटी, फ्रॉम यूनियन टेरिटरी. 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 से हमने इस प्रावधान को खत्म कर दिया. मतलब प्रेसिडेंट साहब के पास जो पावर था कि वो 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते थे एंग्लो इंडियन से, उस चीज को अब खत्म कर दिया गया, उस चीज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया. ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर द होल स्टोरी एंड फ्रॉम विच अमेंडमेंट इट इज डिसकंटिन्यूड. वो भी चीजें आपको याद रखनी चाहिए. ठीक है सर, समझ में आया आप लोगों को? चलो बताओ, किस संविधान संशोधन से प्रियम्बल को अमेंड किया गया था? वो 2 सीट में कोई नहीं है, मस्त खाली है, 2 कुर्सी एक्स्ट्रा लगा हुआ है वहां पे. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. आप लोग मुझे बताओगे कौन से संविधान संशोधन से प्रेसिडेंट का जो पावर था नॉमिनेट करने का 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में, उसे रद्द कर दिया गया, उसे डिसमिस कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया? 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020. ठीक है, चलो एक और चीज आपसे मैं पूछूंगा, लोकसभा इज अ परमानेंट हाउस, ट्रू और फॉल्स? लोकसभा इज अ परमानेंट हाउस, ट्रू और फॉल्स? मतलब सर आपने तो बताया नहीं अभी तक कि परमानेंट है कि नहीं, फिर क्वेश्चन कैसे पूछ ले रहा हूं? तो कॉमन सेंस के लिए पूछ रहा हूं कि जब मैंने आपको ये समझाया कि लोकसभा का जो टेन्योर है वो 5 वर्षीय है, तो ऑब्वियस सी बात है इट इज गेटिंग डिसॉल्व्ड एवरी टाइम. By the end of every 5 year it is getting dissolved. That means what? It is not a permanent house. तो आप लोग लिख सकते हैं कि लोकसभा is not a permanent house, not a permanent house. ठीक है, लोकसभा is not a permanent house. ठीक है, चलो सर हमारे जो पीएम साहब हैं, हमारे जो पीएम साहब हैं, हमारे जो पीएम साहब हैं, अच्छा पीएम बनने का क्या आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हो क्या कि पीएम बनने का मिनिमम एज कितना हो सकता है? एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, पीएम बनने का, प्रधानमंत्री बनने का मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 35 वर्ष. वेरी गुड. तो सर 35 वर्ष बोला जा रहा है, तो आप बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं. 25 वर्ष. ठीक है, 25 वर्ष. तो सुनिएगा ध्यान से, आप लोग मुझे बताओगे क्या आप लोग प्रधानमंत्री को चुनने का इलेक्शन में भाग लेते हैं क्या? क्या आप लोग पीएम को चूज करते हैं क्या? नहीं सर, हम लोग पीएम को चूज नहीं करते हैं. हम लोग किसको चूज करते हैं? हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज करते हैं. कहाँ चले जा रहे हो यार, एमएलए कहाँ चले जा रहे हो, कहाँ राज्यों में चले जा रहे हो? एमएलए राज्यों में होता है. हम जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज करते हैं सर, पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं. और वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उन लोग आपस में देखता है कि मेजोरिटी किसका है, मेजोरिटी किसका है, और मेजोरिटी वाले लोग, मेजोरिटी जो है, जो मेजोरिटी में है उनमें से कोई एक बंदा पीएम बनता है. मतलब वी आर नॉट इलेक्टिंग द पीएम, हम लोग पीएम को नहीं इलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग किसको कर रहे हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट कर रहे हैं.
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट कर रहे हैं। और सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए लोकसभा में मिनिमम एज कितना है? 25 वर्ष। एंड दैट्स वाई पीएम साहब जो हैं वो 25 वर्ष के हो सकते हैं। पीएम साहब जो है वो 25 वर्ष के हो सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज क्वेश्चन पूछ जाए कि प्रेसिडेंट साहब कितने वर्ष के होने चाहिए, प्रेसिडेंट साहब कितने वर्ष के होने चाहिए, प्रेसिडेंट साहब कितने वर्ष के होने, तब सर योर आंसर विल बी 35 years। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो अब सुनिएगा ध्यान से। सर लोकसभा एक सदन है, एक हाउस है, एक हाउस है। तो जैसे उस दिन भी मैंने समझाया था कि एक कंपनी है, तो एक कंपनी को रन करने के लिए, एक कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दे शुड बी अ पर्सन हु इज इन अ पोस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। अ पर्सन शुड बी इन अ पोस्ट ऑफ एमडी। मतलब एक कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए सीईओ होना चाहिए, सीएफओ होना चाहिए, और सर बहुत सारे अन्य अन्य पद होने चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज को चलाने के लिए, किसी भी सदन को चलाने के लिए एक ऐसा ऑफिसर होना चाहिए जो हेड ऑफ द सदन होना चाहिए, जो हेड ऑफ द हाउस होना चाहिए। तो क्या लोकसभा में कोई हेड ऑफ द हाउस नहीं होता है? बिल्कुल होता है। मतलब लोकसभा में भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है सर, लोकसभा में भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। और लोकसभा में दो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे जिसको हम लोग बोलेंगे स्पीकर, स्पीकर and deputy speaker. I repeat my word, I am not using vice speaker, I am saying deputy speaker, डिप्टी स्पीकर। ठीक है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर। और ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होने चाहिए? 93, अनुच्छेद 93। सो इफ यू सी अनुच्छेद 93, द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल मतलब आपका दिमाग खुलना चाहिए सर, लोकसभा के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, द हाउस ऑफ पीपल शैल एज सुन एज मे बी, जितना जल्दी हो सके लोकसभा के जो मेंबर हैं दे विल चूज 2 members ऑफ द हाउस टू बी रिस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ठीक है, 2 members को वो चूज करेंगे जो कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर बनेंगे। So often as the office of speaker or deputy speaker becomes vacant, the house shall choose another member to speaker and deputy speaker, further same process। ठीक है, मतलब एक चीज ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे क्या बोला गया अनुच्छेद 93 में कि जो मेंबर्स हैं लोकसभा के वो आपस में, आई रिपीट, लोकसभा के जो मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करके अमंग देमसेल्फ अपने में से ही किसी एक बंदे को स्पीकर बनाएगा और किसी दूसरे बंदे को डिप्टी स्पीकर बनाएगा। मतलब सर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा स्पीकर इज द पार्ट और स्पीकर इज द मेंबर ऑफ लोकसभा और नॉट। सो यस, स्पीकर इज द मेंबर ऑफ लोकसभा। जो स्पीकर होते हैं ना वो मेंबर होते हैं लोकसभा का, स्पीकर जो है वो लोकसभा का मेंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्पीकर जो इंसान है जो स्पीकर बन रहा है वो अपने लोकसभा के जो लोग चयनित किए गए हैं ना उन लोगों में से ही कोई एक बंदा है। ओके सर, तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं ही इज एन इलेक्टेड मेंबर अमंग्स द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट, स्पीकर जो है वो लोकसभा के मेंबर हैं। और सर डिप्टी स्पीकर, यस ही इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ लोकसभा। परंतु अगर आपको राज्यसभा याद आ रहा होगा तो राज्यसभा के जो चेयरमैन साहब थे ही इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया सर? आया ना, बोलो भाई। ठीक है, आपको साइड साइड में ना कंपैरिजन करते हुए चलना है राज्यसभा से। ठीक है, आप अपने माइंड में कंपैरिजन रखिए क्योंकि वो कंपैरिजन से ही आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? नाउ सर स्पीकर साहब अगर स्पीकर साहब एब्सेंट हैं, अगर स्पीकर साहब एब्सेंट हैं तो सदन का कार्यवाही कौन देखेगा? डिप्टी स्पीकर। ठीक है, अगर स्पीकर साहब एब्सेंट हैं
तो सदन का कार्यवाही कौन देखेगा? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। ठीक है, स्पीकर साहब अगर एब्सेंट है तो सदन का कार्यवाही कौन देखेगा? डिप्टी स्पीकर। समझ में आया? नाउ सेम क्वेश्चन, प्रीवियस केस आपको अगर याद आ रहा होगा तो, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों एब्सेंट हैं, सर तब कौन सदन का कार्यवाही को देखेगा? तब कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह बिहेव करेगा? याद आ रहा है? राज्यसभा में भी ऐसे सेम पढ़ा था हमने। किसी को याद आ रहा है कि सर वहां पे अगर चेयरमैन और वाइस डिप्टी चेयरमैन अगर दोनों एब्सेंट है तो कौन करेगा सदन को लीड? तब कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा? सेम केस पढ़ा था हमने राज्यसभा में। मान लो वैसा सेम केस अगर लोकसभा में हो जाए कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों एब्सेंट हो तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? तो ध्यान से सुनिएगा, जो स्पीकर होता है ना, जो स्पीकर होता है ना, वो पहले से ही 10 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। कितनों को करता है? 10 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है कि भैया अगर स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब दोनों एब्सेंट रहे तो ये जो 10 लोग हैं, इन 10 लोगों में से कोई एक बंदा जाके प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह बिहेव करे। और ये जो 10 लोगों का जो पैनल होता है ना, इस पैनल को हम लोग बोलते हैं 10 मेंबर ऑफ पैनल ऑफ 10 मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयर पर्सन, 10 मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयर पर्सन, 10 मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयर पर्सन। ठीक है, 10 मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयर पर्सन। अच्छा, कोई याद कर रहा है क्या कि राज्यसभा में कौन था? सेम स्थिति के लिए राज्यसभा में कौन अवेलेबल था? कोई कंपेयर कर रहा है क्या? पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन। और पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन में सर कितने बंदे थे? 6 बंदे थे, 6 लोग थे। लेकिन मेंबर ऑफ चेयरमैन, लाइक मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरमैन में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। ठीक है, 10 लोग हैं। चलिए, ठीक है, समझ में आप लोगों को? आगे बढ़ूं मैं? अच्छा, कभी कभी ना आप लोग सुने होंगे कि जो स्पीकर होता है वो ना मेनली जो लीडिंग, जो मेजोरिटी पार्टी होती है ना, उन्हीं का स्पीकर बनता है। ऐसा मतलब सुना होगा, पर ऐसा ना हर वक्त नहीं देखने को मिलता है। परंतु जो डिप्टी स्पीकर होता है ना, आप लोग कभी लोकसभा का प्रोसीडिंग को देखिए, मतलब प्रोसीडिंग्स को देखिए, आपको समझ में आएगा जो डिप्टी स्पीकर है ना, वो हमेशा दिखेगा कि आपको जो अपोजिशन पार्टी है ना उससे है। तो क्या हमारे संविधान में ऐसा लिखा हुआ है क्या कि डिप्टी स्पीकर जो है वो हमेशा अपोजिशन पार्टी का होगा? ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में। और आप लोग बोल दीजिएगा अरे हम तो देख रहे थे एक दिन संसद टीवी में देख रहे थे कि डिप्टी स्पीकर जो है वो अपोजिशन पार्टी का था, मतलब हमेशा अपोजिशन पार्टी का ही होना चाहिए। तो याद रखिएगा, दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग। डिप्टी स्पीकर जो है वो हमेशा अपोजिशन पार्टी का होगा, ये हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है। इट इज नॉट रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट इज नॉट रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ और सिर्फ एक चलन बन चुका है, एक रिचुअल बन चुका है कि हाँ हाँ चलो डिप्टी स्पीकर है ना, ऑपोजिशन पार्टी से ही किसी को बुला लेते हैं, ऑपोजिशन पार्टी वाले को ही डिप्टी स्पीकर बना लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक चलन मात्र है, एक रिचुअल मात्र है, एक कन्वेंशन है। ठीक है, ये हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब सर आपको याद आना चाहिए कि लोकसभा के मेंबर्स को बनने के लिए कुछ कुछ क्वालिफिकेशंस पूरा करना पड़ेगा, कुछ कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। देन सो वेयर इट इज रिटन? इट इज रिटन इन आर्टिकल 84। आपको आर्टिकल 84 याद आ रहा होगा, राज्यसभा में भी पढ़ा था हमने। याद कीजिए कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए हमें कुछ कुछ क्वालिफिकेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तो कुछ कुछ क्वालिफिकेशंस को पार करना पड़ेगा, तभी हम राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। सिमिलरली सेम आर्टिकल फॉर लोकसभा ऑल्सो, कि सर देर आर सर्टेन क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट।
एमपी बनने के लिए हम लोग को कुछ कुछ क्वालिफिकेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या, दैट अगर आप लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं, ठीक है, देन यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अब भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सर, अगर आप हाउस ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मतलब लोकसभा में जाना चाहते हैं, देन योर एज शुड बी 25, देन योर एज शुड बी 25 और मोर देन 25, you should not be less than 25. Next sir, the next thing क्या है, possesses such other qualification as may be prescribed in the behalf by or under any law made by the parliament. मतलब तीसरा सब क्लॉज क्या है कि अगर दूसरा कोई पार्लियामेंट्री लॉज हैं, उन लॉज को भी, उन क्राइटेरियाज को भी फॉलो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा, इन ऑर्डर टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, सो दीज आर दी क्वालिफिकेशन टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा। एंड व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशंस, व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशंस, तो डिस्क्वालिफिकेशंस जो है वो 102 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 102 में डिस्क्वालिफिकेशंस लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ था सर आपका राज्यसभा में, ठीक है, कि अगर कोई बंदा हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब कोई भी सदन का अगर हिस्सा है और वो कोई भी प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, तो उसका सदस्यता छीन लिया जाएगा, उसका मेंबरशिप छीन लिया जाएगा। दूसरा सर, अगर वो अनसाउंड माइंड का है, पागल है, मतलब खेपा है, तो उसका मेंबरशिप छीन लिया जाएगा। अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो भी उनका मेंबरशिप छीन लिया जाएगा। अगर पाया जाता है कि वो मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया है ये नहीं है, वो झूठ मूठ का कहीं से हेरा फेरी करके सिटीजन ऑफ इंडिया बना था, लेकिन बाद में ये पाया जा रहा है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है ही नहीं, तो उसको बोला जाएगा कि आप मेंबर अब नहीं रहे, ठीक है। अगर सर वो कोई भी अदर चीज़ों में इंडल्ज्ड है, ठीक है, पार्लियामेंट्री कोई भी अदर पार्लियामेंट्री लॉज में इंडल्ज्ड है, कोई भी खराब चीज़ों में, तो उसको मेंबरशिप से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स अ पर्सन शुड फॉलो, ठीक है। इसके अलावा सर उसको एंटी डिफेक्शन लॉ को भी, मतलब अगर वो एंटी डिफेक्शन, अगर वो दल बदलू है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन अगर वो दल बदलू है, तो वो दल बदलू से भी उसका मेंबरशिप खत्म कर दिया जा सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ, मैंने, मेरा पार्टी था एक्स वाई जेड, जब मैं लोकसभा का मेंबर बना तब मेरा पार्टी था एक्स वाई जेड, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही मैंने मेंबरशिप हासिल किया लोकसभा का, मैंने बोला नहीं, अब मेरे को एक्स वाई जेड पार्टी से नहीं रहना है, अब हमको एमएनओ पार्टी से जाना है। अब मुझे एमएनओ पार्टी को ज्वाइन करना है, ठीक है, एमएनओ पार्टी को ज्वाइन करना है। तो ये अगर एंटी डिफेक्शन के अंतर्गत आता है, अगर ये दल बदलू कानून के अंतर्गत आता है, तो मेरा मेंबरशिप जो है वो छीना जा सकता है, माई मेंबरशिप मे गेट कैंसल्ड, ओके। तो दीज आर दी डिस्क्वालिफिकेशन। तो कौन से अनुच्छेद में लिखा गया डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, 102 में लिखा गया, ठीक है, 102 में लिखा गया। इज इट क्लियर सर? चलो, सो आज लोकसभा का फर्स्ट पार्ट था, कल कंटिन्यू करेंगे लोकसभा के सेकंड पार्ट को, ठीक है।